नमस्कार, एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 साइंस चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मोशन का मतलब है गति और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस का मतलब है दूरी को नापना। गति को हम इस तरह भी समझ सकते हैं, मान लें कि अगर एक रेलगाड़ी चल रही है तो हम कहते हैं कि रेलगाड़ी के पास गति है, रेलगाड़ी मोशन में है। तो आइए इसे यहाँ शुरू करते हैं। There was a general discussion among the children in Paheli and Bujo's class about the places they had visited during summer vacations. तो पहेली और बूझो की क्लास में एक जनरल डिस्कशन चल रहा है उन जगहों के बारे में जहां वो छुट्टियों के दिनों में घूमने गए थे। Someone had gone to their native village by a train, then a bus and finally a bullock cart. तो क्लास में के कुछ स्टूडेंट्स अपने गांव गए थे घूमने। पहले उन्होंने ट्रेन ली, उसके बाद बस पे चढ़े और उसके बाद फाइनली बैलगाड़ी पे बैठ के वो अपने गांव पहुंचे थे। वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन। क्लास में से एक स्टूडेंट ने हवाई जहाज से सफ़र किया था। अनदर स्पेंट मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप्स इन हिज अंकल्स बोट। एक दूसरे स्टूडेंट ने अपने छुट्टी के बहुत दिन अपने चाचा की बोट पे फिशिंग करके बिताई थी, मछली पकड़ के बिताई थी। तो ये डिस्कशंस पहेली और बूझो की क्लास में चल रही है। द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल दैट मेंशन्ड अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन सॉइल ऑफ मार्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद टीचर ने उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने को कहा जिसमें मंगल ग्रह पे चले, मार्स पर चले एक छोटे व्हील वाले व्हीकल के बारे में बताया गया था जो कि मार्स पे जाके एक्सपेरिमेंट कर रहा था। These vehicles were taken by spacecraft all the way to Mars। और ये छोटे व्हील वाला व्हीकल स्पेसक्राफ्ट में रखकर मार्स तक पहुंचाया गया था। Meanwhile, पहेली had been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier times। उसी समय पहेली इंडिया के पुराने जमाने की कहानी पढ़ रही थी और वो जानना चाहती थी कि एंशिएंट इंडिया में पुराने समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे। 10.1 स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की कहानी। लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत पहले लोगों के पास यातायात का कोई साधन नहीं था। दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ईदर ऑन देयर बैक और यूजिंग एनिमल्स। लोग पैदल चला करते थे और सामान ढोने के लिए वे जानवरों का इस्तेमाल करते थे, उनकी पीठ पे सामान लाद के ट्रांसपोर्ट किया करते थे। फॉर ट्रांसपोर्ट अलोंग वाटर रूट्स बोट्स वर यूज्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। पानी के रास्ते ट्रांसपोर्ट के लिए नाव का इस्तेमाल बहुत पहले से होता आ रहा है। टू बिगिन विथ बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच अ हॉलो कैविटी वुड बी मेड। पहले नाव केवल लकड़ी का कुंदा हुआ करता था, लॉग्स ऑफ वुड हुआ करता था जो कि अंदर से खोखला होता था। Later, people learned to put together different pieces of wood and give shape to boats। बाद में जाके लोगों ने लकड़ी के टुकड़े को एक साथ जोड़ के नाव को आकार देना शुरू किया। These shapes imitated the shape of animals living in water। और ये जो लोगों ने नाव को शेप देना शुरू किया तो इन्होंने पानी में रहने वाले जीवों की तरह का शेप नाव को देना शुरू किया। रिकॉल आवर डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीमलाइंड शेप ऑफ फिश इन चैप्टर 8 एंड 9। चैप्टर 8 और 9 में हमने फिश के स्ट्रीमलाइंड शेप के बारे में बात करी है कि कैसे ये स्ट्रीमलाइंड शेप फिश को पानी में मूव करने में हेल्प करता है। तो उसी तरह अगर हम नाव को भी स्ट्रीमलाइंड बनाएंगे तो वो भी आसानी से पानी में मूव कर पाएगी। इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहियों के आविष्कार ने ट्रांसपोर्ट के तरीकों में काफ़ी बदलाव लाया। द डिज़ाइन ऑफ व्हील वाज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। चक्के का जो डिज़ाइन है वो हजारों सालों तक इम्प्रूव होता रहा। Animals were used to pull vehicles that moved on wheels। पहले जानवर उन गाड़ियों को खींचा करते थे और वो गाड़ी चक्के पर चला करती थी।
Until the beginning of 19th century, people still depended on animal power to transport them from place to place. 19th century के शुरू होने तक लोग जानवर वाली गाड़ी में बैठकर ही एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, जैसे कि बैलगाड़ी में बैठ के। The invention of steam engine introduced a new source of power. Steam engine के इन्वेंशन ने हमें एक नया पावर का सोर्स दिया, नया ऊर्जा का स्रोत दिया। पहले ये ऊर्जा का स्रोत केवल एनिमल पावर हुआ करता था। अब हमारे पास स्टीम इंजन भी है जिसका इस्तेमाल करके हम एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या फिर चीज़ों को ले जा सकते हैं। रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्रिवन कैरियज एंड वैगन्स। तो स्टीम इंजन को चलाने के लिए रेलगाड़ी की पटड़ियाँ बनाई गई जिस पे वो इंजन और उसके डब्बे चला करते थे। तो ये कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के फ़ोटोज़ हैं, जैसे कि एरोप्लेन, बाइसिकल, शिप, बुलॉक कार्ट, बस, ट्रेन एक्सेट्रा। लैटर केम ऑटोमोबिल्स, और ऑटोमोबिल्स का आविष्कार बाद में हुआ। मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। पानी पर ट्रांसपोर्ट के लिए हमने मोटराइज्ड बोट्स, मोटर लगे हुए नाव और जहाज़ों का सहारा लिया। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन। तो 19वीं शताब्दी के कुछ पहले सालों में हवाई जहाज़ का आविष्कार हुआ। दिस वर लैटर इम्प्रूव्ड टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स। और बाद में ये हवाई जहाज़ यात्री को और सामान को ले जाने लायक बने। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, monorails, supersonic aeroplanes and spacecraft are some of the 20th century contributions। और आज जो हम बिजली पर चलने वाले ट्रेन, मोनोरेल एक पटरी की रेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स वैसे एरोप्लेन्स जो आवाज़ की गति से तेज़ चलते हैं, एंड स्पेसक्राफ्ट्स मतलब वैसे जहाज़ जो स्पेस में जाते हैं जैसे कि रॉकेट्स, ये सभी 20वीं सदी की देन है, 20th सेंचुरी का कंट्रीब्यूशन है। फिगर 10.1 शोज सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ऊपर यहाँ जो हमने 10.1 देखा, इसमें हमें ट्रांसपोर्ट के अलग अलग तरीकों के बारे में दिखाया गया है। प्लेस देम इन करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू मोस्ट रीसेंट। इन्हें आप पुराने ज़माने से लेकर नए ज़माने की ओर सजाएं। जैसे कि बैलगाड़ी बहुत पहले इस्तेमाल होती थी, तो बैलगाड़ी आप पहले रखेंगे, और एरोप्लेन का आविष्कार बाद में जाके हुआ तो ये लास्ट में रहेगा। आर देयर एनी ऑफ द अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टुडे। क्या कोई ट्रांसपोर्ट का ऐसा भी साधन है जो आज इस्तेमाल नहीं होता? तो बैलगाड़ी आजकल इस्तेमाल नहीं होती। 10.2 हाउ फार हैव यू ट्रैवल्ड, हाउ वाइड इज़ द डेस्क। आपने कितना ट्रैवल किया है और आपका डेस्क जो है वो कितना चौड़ा है। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रैवल्ड। लोग कितनी दूर आ गए हैं या कितनी दूर चले गए हैं, लोगों ने कितनी यात्रा की है, ये उन्हें कैसे पता चलता है। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और अ रिक्शा टू रीच योर स्कूल। आप ये कैसे जानेंगे कि आपको स्कूल कैसे जाना चाहिए, आपको एक बस लेनी चाहिए या फिर एक रिक्शा लेना चाहिए, ये आप कैसे पता करेंगे। When you need to purchase something, is it possible for you to walk to the market? जब आपको कुछ खरीदना होता है तो क्या यह आपके लिए संभव है कि आप बाजार पैदल जा सकें। How will you know the answer to these questions? तो इन सवालों के जवाब आपको कैसे पता चलते हैं। It is often important to know how far a place is, so that we can have an idea how we are going to reach that place। तो अक्सर ये जानना ज़रूरी होता है कि कोई जगह कितनी दूर है, ताकि हमें एक आइडिया हो सके कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। हम वहाँ चल के पहुँच सकते हैं, वॉक करके पहुँच सकते हैं, या फिर हमें एक बस लेनी चाहिए, एक ट्रेन लेनी चाहिए, या फिर एक जहाज़ लेना पड़ेगा हमें, या फिर हम एरोप्लेन से जा सकते हैं, या मंगल ग्रह पे ही जाना है, सीधा एयरक्राफ्ट में जाएंगे। तो हमें इसका पता इस बात से चलेगा कि वो जगह कितनी दूर है। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। कुछ समय ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ की लंबाई और चौड़ाई जाननी होती है। इन पहेली एंड बूझोज क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क्स विच आर टू बी शेयर्ड बाई 2 स्टूडेंट्स। पहेली और बूझो के क्लासरूम में बड़े बड़े डेस्क्स हैं
जो कि 2 स्टूडेंट मिलकर शेयर करते हैं, मतलब एक डेस्क पे 2 स्टूडेंट बैठते हैं। पहेली एंड बूझो शेयर वन डेस्क बट फ्रीक्वेंटली एंड अप फाइटिंग दैट द अदर इज यूजिंग अ लार्ज शेयर ऑफ द डेस्क। पहेली और बूझो क्लास में एक ही डेस्क पे बैठते हैं और अक्सर वे इस बात पे झगड़ते हैं कि दूसरे ने डेस्क का ज़्यादा हिस्सा ले रखा है। On the teacher's suggestion, they decided to measure the length of the desk, make a mark exactly in middle of it and draw a line to separate the two halves of the desk. टीचर के सजेशन पे, टीचर की राय पे उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वे अपने डेस्क को नापेंगे, उसकी लंबाई को नापेंगे और डेस्क के बीचों बीच एक मार्क लगाएंगे और डेस्क को 2 भाग में बांटेंगे। बोथ ऑफ देम आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स। पहेली और बूझो दोनों ही अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलना बहुत पसंद करते हैं। बूझो ब्रॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विथ हिम। बूझो अपने साथ एक गिल्ली और डंडा लेकर आया है। Here is how they decided to measure the length of desk using डंडा and the गिल्ली। तो फिगर 10.2 में दिखाया गया है कि वो किस तरह गिल्ली और डंडा का इस्तेमाल करके अपने डेस्क को नाप रहे हैं। द डेस्क सीम टू बी हैविंग अ लेंथ इक्वल टू 2 डंडा लेंथ्स एंड 2 लेंथ्स ऑफ गिल्ली। तो डेस्क की जो लंबाई है वो 2 डंडे के लेंथ के बराबर और 2 गिल्ली की लंबाई के बराबर का है। Drawing a line in middle of the desk leaves each of them happy with half of the desk equal to a डंडा and a गिल्ली in length। तो एक डंडा और एक गिल्ली के लेंथ के बराबर पहेली को और एक डंडा और एक गिल्ली के लेंथ के बराबर का स्पेस बूझो को मिला है और ये बीच में उन्होंने ये लाइन ड्रॉ किया है और अभी दोनों खुश हैं। After a few days, the marked line gets wiped out। कुछ दिनों बाद ये जो marked line है वो मिट जाती है। बूझो now has a new set of गिल्ली and डंडा as he lost his old one। और अब बूझो के पास ये पुराना वाला गिल्ली डंडा नहीं है, ये कहीं खो गया और उसके पास अब एक नया गिल्ली डंडा है। Here is how the length of the desk seems to measure using गिल्ली and डंडा। फिगर 10.3। अब नए गिल्ली और डंडा से बूझो डेस्क को नाप रहा है। तो मेजरमेंट कुछ ऐसा आ रहा है कि डेस्क 2 डंडे के बराबर है और 1 गिल्ली के बराबर है। पहले डेस्क 2 गिल्ली और 2 डंडे के बराबर था। तो चूंकि पुराना गिल्ली डंडा खो गया है और बूझो के पास एक नया गिल्ली डंडा है जो कि पुराने गिल्ली डंडे से बड़ा है, तो ऐसा हो रहा है। ओके, हेलो। Now when measuring with new set of gilli and danda, the desk length seems to be about 2 danda lengths and 1 gilli length with a small length still left out। तो अभी नए गिल्ली डंडा से नापने के बाद डेस्क की लंबाई 2 डंडे की लंबाई और 1 गिल्ली की लंबाई के बराबर है और कुछ जगह छूट भी गई है। Small length still left out। This is less than 1 gilli length। Now what? और जो जगह छूट गई है वो 1 गिल्ली की लंबाई से छोटी है। तो अब हम इसे आधे में कैसे बांटें? What would you suggest पहेली एंड बूझो do to measure the length of the whole desk? तो अभी आप पहेली और बूझो को क्या सुझाव देंगे कि वो अपने डेस्क को कैसे नापें ताकि उन्हें डिवाइड किया जा सके? Can they use a cricket wicket and bales to measure the length, or do you think that this might create a similar problem? क्या आपको लगता है कि डेस्क को क्रिकेट के विकेट और बेल से गिल्ली से नापा जा सकता है, या फिर क्रिकेट का विकेट और क्रिकेट की गिल्ली भी इसी तरह का प्रॉब्लम, इसी तरह की समस्या खड़ी करेगा? One thing they could do is to take a small length of a string and mark 2 points on it। वो एक काम कर सकते हैं कि वो एक धागे का टुकड़ा लें और उस पे 2 पॉइंट बना लें। दिस विल बी अ स्ट्रिंग लेंथ। और ये जो 2 पॉइंट बनाएंगे वो स्ट्रिंग की लंबाई होगी। दे कैन मीजर द विड्थ ऑफ डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ्स। और इस धागे पर बनाए पॉइंट की सहायता से वो अपने डेस्क को नाप सकते हैं, जैसा कि 10.4 में दिखाया गया है।
ये धागा है और इस पे 2 पॉइंट्स बनाए गए हैं और इस धागे से हम नाप रहे हैं इस डिस्क को। हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मीजर डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग? तो ऐसा डिस्टेंस जो धागे की लंबाई से छोटी है उसे हम कैसे नापेंगे? दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इनटू हाफ, 1/4 एंड 1/8। तो इस स्ट्रिंग को अगर हम एक बार मोड़ दें तो ये स्ट्रिंग की आधी लंबाई हो जाएगी और इसे एक बार और मोड़ दें तो ये स्ट्रिंग की 1/4 लंबाई हो जाएगी। नाउ परहैप्स पहेली एंड बूझो कैन मीजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ डिस्क यूजिंग द स्ट्रिंग। और धागे की सहायता से पहेली और बूझो अब अपने डिस्क को नाप सकते हैं। You would say that they should use the scale in their geometry box and solve their problem. Yes, of course. आप कहेंगे कि पहेली और बूझो को अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रखे, स्केल को यूज करना चाहिए और अपने डेस्क को नापना चाहिए। तो हाँ, वे ऐसा कर सकते हैं। Bujo has been reading about the way people used to measure distances before such standard scales were made, and he has been trying to follow these methods of measuring distances. Bujo पढ़ रहा था कि जब इस तरह के कुछ स्टैंडर्ड स्केल्स नहीं बनाए गए थे तब लोग डिस्टेंस को, दूरी को कैसे नापते थे और बूझो उन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश कर रहा था। देयर आर सो मेनी ओकेजन्स when we come across a need to measure length and distances. ऐसा बहुत बार होता है कि हमें लंबाई और दूरी नापने की ज़रूरत पड़ती है। A tailor needs to measure the length of cloth to know if it is enough to stitch a kurta. एक टेलर को चाहिए कि वो कपड़े की लंबाई जाने ताकि उसे पता चल सके कि ये कुर्ता बनाने के लिए काफ़ी है कि नहीं। अ कारपेंटर नीड्स टू मीजर द हाइट एंड विड्थ ऑफ अ कबर्ड टू नो हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक इट स्टोर। कारपेंटर अलमारी की लंबाई और चौड़ाई को नापता है ताकि वो दरवाजा बनाने के लिए कितनी लकड़ी लगेगी ये जान सके। द फार्मर नीड्स टू नो द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द एरिया ऑफ हिज लैंड टू नो हाउ मच सीड ही कैन सो एंड हाउ मच वाटर वुड बी नीडेड फॉर हिज क्रॉप्स। किसान को जानना होता है कि उसके खेत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है ताकि उसे पता चल सके कि कितना बीज खेत में बोना है और खेत में कितना पानी देना है उसे ताकि अच्छी फसल उग सके। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितने लंबे हैं तो आप उस स्ट्रेट लाइन की लंबाई बताना चाहेंगे जो कि आपके सर से लेकर आपके पैर तक जाती हो। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ लॉन्ग इज द ब्रूम, के झाड़ू कितना लंबा है या आपका डेस्क कितना लंबा है या फिर दिल्ली से लखनऊ की दूरी कितनी है, यहाँ से चांद कितना दूर है, तो ये सब हम डिस्टेंस के टर्म में बता सकते हैं। All these questions have one thing in common, they all concern distance between two places. इन सभी चीज़ों में, इन सभी सवालों में एक क्वेश्चन कॉमन है कि ये दो जगह के बीच की दूरी पूछ रहे हैं हमसे। The two places may be close enough like two ends of a table or they may be far apart like Jammu and Kanyakumari. ये दो प्लेस इतनी नज़दीक भी हो सकते हैं जैसे कि टेबल का दो किनारा और ये दूरी बहुत दूर भी हो सकती है जैसे कि जम्मू और कन्याकुमारी। Let us do a few measurements to see what exactly we need to do when we measure distance or lengths. आइए कुछ और मेजरमेंट करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें exactly क्या करना होता है जब हम दूरी या लंबाई को नापते हैं। Some measurements. Activity 1. Work in groups and each of you do this activity one by one. आप ये एक्टिविटी ग्रुप में करें और सब लोग ये एक्टिविटी एक एक करके करें। Using your foot as a unit of length, measure the length and breadth of the classroom. अपने पैर की मदद से अपने क्लासरूम को नापिए।
It is possible that while measuring these, you may find some part remains to be measured as it is smaller than your foot. तो ऐसा संभव है कि क्लास को नापते वक्त कुछ हिस्सा छूट जाएगा जो कि आपके पैर से छोटा होगा. Use a string to measure the length of a part of your foot as you did before. एक धागे से अपने एक पैर के हिस्से की लंबाई को नापें जैसा हमने पहले किया है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.1. तो क्लास को जो हमने अभी पैर से नापा उसका ऑब्जर्वेशन हमें टेबल 10.1 में लिखना है. एक्टिविटी 2. वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज योर हैंड स्पैन एज अ यूनिट टू मीजर द विड्थ ऑफ अ टेबल और अ डेस्क इन द क्लासरूम. फिगर 10.5. तो जिस तरह फिगर 10.5 में दिखाया गया है उसी तरह आप अपने हैंड स्पैन का इस्तेमाल करके टेबल और डेस्क को नापिए. Here too you may find that you need string length equal to your hand span and then fraction of this string length to make the measurement. यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि कुछ हिस्सा छूट जाए जो आपकी हथेली की लंबाई से छोटा हो, तो यहाँ भी आपको स्ट्रिंग का सहारा लेना पड़ सकता है जिसे आप आधा या चौथाई करके बचे हुए हिस्से को नापेंगे. और रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2. तो यहाँ है टेबल 10.2. तो ये जो डेस्क और टेबल आप नाप रहे हैं इसका ऑब्जर्वेशन आप टेबल 10.2 में नोट करेंगे. We see that measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity. तो दूरी को नापना एक कंपैरिजन है एक अननोन क्वांटिटी का और एक नोन क्वांटिटी का. इसका मतलब ये कि डेस्क की लंबाई हमें पता नहीं थी और जब हम इस तरह हैंड स्पैन से डेस्क की लंबाई नाप लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डेस्क की लंबाई हमारे 5 हथेलियों के बराबर है या 10 हथेलियों के बराबर है. एक अनजान लंबाई को एक हम जाने हुए लंबाई के टर्म में बता रहे हैं. हमारे हाथ की लंबाई हमें पता है और हम कहेंगे कि डेस्क हमारे 5 बित्ते के बराबर है. दिस नोन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट. और ये जो जानी हुई फिक्स क्वांटिटी है इसे हम यूनिट कहते हैं. तो जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट में यहाँ अपने फुट से क्लास को नापा जा रहा था, तो मान लेते हैं हमारे 50 फुट की लंबाई के बराबर क्लास की लंबाई है. तो अब हमें हमारे फुट की लंबाई पता है तो हम कह सकते हैं कि क्लास की लंबाई हमारे 50 फुट की लंबाई के बराबर है. यहाँ जो हमारा फुट है जिसकी लंबाई हमें पता है वो यूनिट है और हम क्लास की लंबाई को फुट के टर्म्स में बता रहे हैं. हम ऐसा कह रहे हैं कि क्लास की लंबाई हमारे 50 पैरों की लंबाई के बराबर है. तो फुट यहाँ यूनिट हुआ और क्लास की लंबाई हमने फुट के टर्म्स में बताई. द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स. किसी भी मेजरमेंट को 2 पार्ट में बताया जाता है. 1 पार्ट इज ए नंबर जैसे कि 50. द अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. तो क्लास की लंबाई कहेंगे हम 50 फुट. इसका मतलब है कि 50 हमारा नंबर है और दूसरा जो फुट है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है. फॉर एग्जाम्पल इन एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12 लेंथ्स ऑफ योर फुट. देन 12 इज द नंबर एंड द फुट लेंथ इज द यूनिट सेलेक्टेड फॉर मेजरमेंट. तो वही सिमिलर बात कि अगर आपके क्लास की लंबाई आपके 12 पैरों की लंबाई के बराबर है तो ये 12 नंबर है और आपके पैर की लंबाई यूनिट है. फुट लेंथ यूनिट है, आपके एक पैर की लंबाई यूनिट हुआ और 12 वो नंबर है. नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1 एंड 10.2. 10.1 और 10.2 टेबल में मेजर किए गए सारे रिकॉर्ड को आप स्टडी करें. आर ऑल द मेजरमेंट ऑफ द रूम यूजिंग एवरीबडीज फुट इक्वल. तो क्या सारे स्टूडेंट के द्वारा मेजर किया गया क्लास का लेंथ बराबर है. आर एवरीबडीज मेजरमेंट बाय हैंड स्पैन ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल. हैंड स्पैन से नापे गए क्लास के डेस्क की लंबाई क्या सभी स्टूडेंट के लिए बराबर आई है. Perhaps the result could be different as the length of your hand span and that of your friends may not be the same.
आपके हाथ की लंबाई और आपके दोस्त के हाथ की लंबाई बराबर नहीं होगी, इसलिए डेस्क की लंबाई और क्लास की लंबाई बराबर नहीं हो सकती है, जैसा कि आपने एक्टिविटी 10.1 और 10.2 में नोट किया होगा। सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट मे बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट। हाथ के लंबाई की तरह ही पैर की लंबाई भी अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग हो सकती है। Therefore, when you tell your measurement using your hand span or length of the foot as a unit to others, they will not be able to understand how big the actual length is unless they know length of your hand span or foot. तो अगर आप अपने हाथ या पैर से नाप कर किसी चीज़ की लंबाई किसी दूसरे आदमी को बताते हैं, तो उस आदमी को एक्चुअली वास्तव में पता नहीं चलेगा कि उस चीज़ की लंबाई कितनी है जब तक वो आदमी आपके हाथ या आपके पैर की लंबाई न जानता हो। We see therefore that some standard unit of measurement are needed that do not change from person to person. तो यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि हमें कुछ स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए जो कि फिक्स हो और पर्सन टू पर्सन चेंज न करे, ताकि हम डिस्टेंसेस को, दूरियों को मेज़र कर सकें और दूसरों को बता सकें आसानी से। 10.4 स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो नापने के कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स। इन एंशियंट टाइम्स द लेंथ ऑफ फुट, विड्थ ऑफ अ फिंगर एंड डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वर कॉमनली यूज्ड एज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो पुराने ज़माने में पैर की लंबाई, उंगली की लंबाई, एक कदम की लंबाई मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते थे। The people of Indus Valley civilization must have used very good measurement of length because we see evidence in excavations of perfectly geometrical constructions. इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों ने ज़रूर ही कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लेंथ्स का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि हमें खुदाई में कुछ परफेक्ट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस मिले हैं, कुछ परफेक्ट ढांचे मिले हैं, जिससे ये मालूम पड़ता है कि वो लेंथ को बड़े सटीक तरीके से नापा करते थे, डिस्टेंसेस को बड़े सटीक तरीके से मेज़र किया करते थे। अ क्यूबिट एज द लेंथ ऑफ एल्बो टू फिंगर टिप्स वाज यूज्ड इन एंशिएंट इजिप्ट एंड वाज आल्सो एक्सेप्टेड एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक हाथ कोहनी से लेकर उंगली तक की लंबाई को इजिप्ट में एक्सेप्ट किया गया था लंबाई की एक यूनिट के तौर पर, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी। पीपल ऑल्सो यूज्ड द फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के दूसरे हिस्सों में फुट को भी यूनिट ऑफ लेंथ की तरह इस्तेमाल किया गया। द लेंथ ऑफ फुट यूज वेरीड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। तो पैर की लंबाई एक प्रांत से दूसरे प्रांत में, एक रीजन से दूसरे रीजन में वेरी करता था। People measured a yard of cloth by distance between end of the outstretched arm and their chin. लोग कपड़े का एक यार्ड अपने गाल से लेकर अपने हाथ की लंबाई के बराबर नापा करते थे। The Romans measured with their pace और steps. रोमन्स ने अपने कदम की लंबाई को यूनिट ऑफ लेंथ बना रखा था। In ancient India, small length measurements used were अंगुल और अ मुष्टि। पुराने भारत में छोटे लेंथ के लिए हम उंगली या फिर मुट्ठी की लंबाई को यूनिट ऑफ लेंथ की तरह इस्तेमाल करते थे। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर फोर आर्म्स एज अ यूनिट ऑफ लेंथ फॉर गारलैंड्स इन मैनी टाउन्स ऑफ इंडिया। आप आज भी देख सकते हैं कि फूल बेचने वाले माला बनाने के लिए अपने हाथ की लंबाई के बराबर का माला बनाते हैं। Many such body parts continue to be in use as unit of length when convenient. सुविधा के हिसाब से हम अपने शरीर के अंगों का भी इस्तेमाल करते हैं यूनिट ऑफ लेंथ की तरह। However, everyone's body part could be of slightly different sizes. हर किसी का बॉडी पार्ट अलग अलग साइज का हो सकता है। This must have caused confusion in measurement. तो ये मेजरमेंट में जरूर ही कंफ्यूजन पैदा करेगा। In 1790, a French created a standard unit of measurement called the metric system. 1790 में फ्रेंच ने
एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाया जिसे हम मेट्रिक सिस्टम कहते हैं। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। समानता के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट को एक्सेप्ट किया। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स now used is known as the International System of Units, SI यूनिट। तो आज जो यूनिट का सिस्टम इस्तेमाल होता है उसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, SI यूनिट कहते हैं। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज़ अ मीटर। लंबाई का जो SI यूनिट है वो मीटर है, तो हम जब भी लंबाई नापते हैं तो हम मीटर में बताते हैं। अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6। फिगर 10.6 में यहाँ पे एक मीटर स्केल को दिखाया गया है। ऑल्सो शोन इज द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। और इसी फिगर 10.6 में यहाँ पे 15 सेंटीमीटर का जो स्केल आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है वो भी दिखाया गया है। ईच मीटर m is divided into 100 equal divisions called centimeters। तो मीटर का सिंबल स्मॉल m है और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए ये स्केल छोटे छोटे लाइंस में बटा हुआ है और इस पूरे स्केल में 100 तक मार्किंग्स हैं। तो एक मीटर का स्केल है, इसमें 100 सेंटीमीटर्स हैं। Each centimeter has 10 equal divisions called millimeter, which is denoted by small mm। और हर सेंटीमीटर के अंदर आप देखेंगे छोटी छोटी लाइन है, ये 10 लाइनें हैं और एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ से याद रखने वाली बात यह है कि एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है और एक सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होता है। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस मीटर इज़ नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट। अगर आप बहुत बड़ा डिस्टेंस नापना चाहते हैं तो मीटर एक आसान यूनिट नहीं है। वी डिफाइन अ लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज़ कॉल्ड किलोमीटर। तो लंबी दूरी नापने के लिए हम एक बड़ा यूनिट डिफाइन करते हैं जिसे हम किलोमीटर कहते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। नाउ वी कैन रिपीट ऑल आर मेजरमेंट एक्टिविटीज यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजर इन SI यूनिट्स। अब हम अपनी सारी एक्टिविटी को दोबारा कर सकते हैं एक स्टैंडर्ड स्केल की सहायता से, और हम अपनी लंबाई को SI यूनिट में बताएंगे। अभी इसका मतलब मीटर में बताएंगे, जो कि लेंथ की SI यूनिट है। बिफोर वी डू दैट वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंसेस। इससे पहले कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को दोबारा करें, हमें लंबाई नापने का सही तरीका पता होना चाहिए। 10.5 करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लंबाई को सही तरीके से कैसे नापते हैं। इन आर डेली लाइफ वी यूज़ वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। हम अपने रोज के जीवन में बहुत तरह के नापने वाले मेजरिंग डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। वी यूज़ अ मीटर स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ। हम लंबाई नापने के लिए मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। अ टेलर यूजेज अ टेप वेयर एज अ क्लोथ मर्चेंट यूजेज अ मीटर रॉड। जैसे कि एक टेलर टेप का इस्तेमाल करता है लंबाई नापने के लिए, वहीं एक कपड़े का व्यापारी मीटर रॉड का इस्तेमाल करता है। For measuring the length of an object, you must choose a suitable device। किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई नापने के लिए आपको सही डिवाइस, सही उपकरण चुनना जरूरी है। You cannot measure the girth of a tree or size of your chest using a meter scale, for instance। आप एक पेड़ के घेरे को या फिर अपने चेस्ट के साइज को एक मीटर स्केल से नहीं माप सकते, तो आपको सही डिवाइस चुनना जरूरी है। मीजरिंग टेप इज मोर सुइटेबल फॉर दिस। तो मापने वाला टेप इस काम के लिए सही रहेगा, क्योंकि वो आपके चेस्ट के चारों तरफ आप उसे घुमा सकते हैं, और मीटर स्केल सीधा रहेगा तो उससे मापने में आपको कठिनाई होगी। फॉर स्मॉल मेजरमेंट्स सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन यूज अ 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। तो अगर आपको अपने पेंसिल की लंबाई नापनी हो तो आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स का 15 सेंटीमीटर वाला स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। लेंथ का मेजरमेंट लेते समय हमें
इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर 10.7। तो जैसा फिगर 10.7 में दिखाया गया है, हमें अपने स्केल को उस तरह प्लेस करना चाहिए। इन सम स्केल्स द एंड्स में बी ब्रोकन। कुछ स्केल्स में जो उनका अंत होगा वो टूटा हो सकता है। यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली 10.8a। जैसे कि एक टूटा स्केल है, यहाँ पे आप इसका आखिरी सिरा नहीं देख पा रहे हैं। इन सच केसेस यू शुड अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम जीरो मार्क ऑफ द स्केल। तो ऐसे में आप जीरो मार्क से मेजरमेंट लेना अवॉइड कर सकते हैं। हम 0 से नहीं शुरू करके हम 1 से शुरू करेंगे और 14 तक जाएंगे। 0 से 13 के बजाय हम 1 से 14 तक जाएंगे इस वाले फिगर में। यू कैन यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल से 1.0 सेंटीमीटर इन 10.8b। जैसा कि 10.8b में ये 1 से 14 तक जा रहा है। यहाँ पर इसने 0 से 13 तक जाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि 0 नहीं दिख रहा है तो हमारे इस मेजरमेंट में इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। तो हम 1 to 14 जा रहे हैं, तो ये सही रहेगा। The reading of one end is 1.0 centimeter and the other end is 14.3 centimeter. Therefore, the length of the object is 14.3 minus 1.0 centimeter is equal to 13.3 centimeter. अब यहाँ पे जो एग्जैक्ट मेजरमेंट आया है वो 14.3 सेंटीमीटर आया है, और चूंकि हमने शुरुआत ही 1 से करी थी तो इसका जो सही मेजरमेंट हुआ उसमें से हम 1 सेंटीमीटर घटा देंगे तो हमें जो एक्चुअल मेजरमेंट है वो 13.3 मिल जाएगा। तीसरा, करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। आँख का सही पोजीशन भी मेजरमेंट लेने के लिए ज़रूरी है। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर मेजरमेंट इज़ टू बी टेकन एज शोन इन फिगर 10.9। आपका आँख जहां मेजरमेंट लिया जा रहा है उसके सीधे सामने होना चाहिए, जैसा कि फिगर 10.9 में दिखाया गया है। पोजीशन बी इज़ द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई। आँख का सही पोजीशन ये बी वाला पोजीशन है। ए और सी गलत तरीका है मेजरमेंट लेने का। फ्रॉम पोजीशन ए एंड सी द रीडिंग्स में बी डिफरेंट। अगर आप ए और सी पोजीशन से रीडिंग लेंगे तो आपकी रीडिंग थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। एक्टिविटी 3, measure the height of your classmate using hand span and then by using a meter scale। आप अपने क्लासमेट की हाइट को हैंड स्पैन से नापें, हाथ के बित्ते से नापें और मीटर स्केल से नापें। For this, ask your classmate to stand with his back against the wall। इसके लिए आप अपने क्लासमेट को बोलें कि वो अपनी पीठ दीवार की तरफ करके खड़ा रहे। Make a mark on the wall exactly above his head। दीवार पे एक मार्क लगाएं उसके सर के ठीक ऊपर। Now measure the distance from the floor to this mark on the wall with your hand span and then with a meter scale। अब जब आपने मार्क लगा दिया दीवार पे तो उस मार्क को जमीन से लेकर नापें, एक बार अपने हैंड स्पैन से, हाथ से, और दूसरी बार मीटर स्केल से। लेट ऑल अदर स्टूडेंट्स मेजर दिस लेंथ इन सिमिलर वे। और दूसरे स्टूडेंट्स को भी आप इस लंबाई को नापने दें इसी तरीके से। रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.3। और जो भी ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं उसे आप टेबल 10.3 में रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टडी केयरफुली रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। अलग अलग स्टूडेंट्स के द्वारा जो भी रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है, पाया गया है, उसे ध्यानपूर्वक देखें। द रिजल्ट्स इन कॉलम 2 में बी डिफरेंट फ्रॉम each other as length of the hand span may be different for different students। कॉलम 2 में जो भी रिजल्ट आया है वो एक दूसरे से अलग होगा क्योंकि हर स्टूडेंट के हाथ की लंबाई अलग अलग होगी। Look at the results in column 3 where the measurements are done using a meter scale। कॉलम 3 में जो भी हम मेजरमेंट नोट करेंगे वो मीटर स्केल के द्वारा किया गया होगा। The result may be close to each other now, but are they exactly equal? इस कॉलम में जो भी एंट्रीज होंगी
वो ऑलमोस्ट सेम होंगी, लेकिन क्या वो सभी बराबर हैं? इफ नॉट, वाई डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस? अगर कॉलम 3 की एंट्रीज बराबर नहीं है तो ऐसा क्यों है? आफ्टर ऑल एवरीबडी इज यूजिंग द सेम स्केल एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पैन्स। अब चूंकि हम एक ही मीटर स्केल यूज कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे हाइट में डिफरेंस क्यों है? दिस कुड बी ड्यू टू स्मॉल एरर्स इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। और अगर आपके थर्ड कॉलम में एरर आया है तो ये ऑब्जर्वेशन में हुआ एरर हो सकता है। किसी बच्चे ने थोड़ा कम देखा होगा, किसी ने थोड़ा ज़्यादा देखा लंबाई को। इन हायर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ नोइंग एंड हैंडलिंग सच एरर्स इन मीजरमेंट। हम मीजरमेंट में आए इस तरह के एरर को हैंडल करना आगे की क्लास में सीखेंगे। 10.6 मीजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। एक कर्व लाइन की, मुड़ी हुई लाइन की लंबाई कैसे नापते हैं, इस 10.6 में हम देखेंगे। वी कैन नॉट मीजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। अगर एक लाइन टेढ़ी है, कर्व्ड है, तो उसका लेंथ हम एक मीटर स्केल से नहीं नाप सकते। We can use a thread to measure the length of a curved line. हम एक धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं कर्व्ड लाइन के डिस्टेंस को नापने के लिए। एक्टिविटी 4, use a thread to measure the length of a curved line AB। तो AB एक कर्व्ड लाइन है जो ब्लू से डिनोट किया गया है, और इस लाइन को हम एक धागे से नाप रहे हैं। Put a knot on the thread near one of its ends। तो लाइन के एक एंड पे जो धागा रखा है उसमें आप एक ऐंठन लगाएं, एक गांठ लगाएं। नाउ प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन। और लाइन जैसे जैसे गई है वैसे वैसे हम अपने धागे को भी ले जाएंगे, जैसा यहाँ किया जा रहा है। कीपिंग इट टॉट यूजिंग योर फिंगर्स एंड थंब। आप इसे अपनी उंगली और अंगूठों से तना हुआ रख सकते हैं इस धागे को। Hold the thread at its end point with one hand. Using the other hand, stretch a little more portion of the thread along the curved line. एक हाथ से एक सिरे को पकड़ के रखें और दूसरी हाथ से धागे को लाइन के along आगे की तरफ स्ट्रेच करें। Go on repeating this process till the other end B of the curved line is reached. आप इस धागे को आगे स्ट्रेच करते जाएं जब तक आप लाइन B तक नहीं पहुंच जाते। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग अ मीटर स्केल। तो आपने जो थ्रेड की लंबाई अभी नापी उसे मीटर स्केल से नापें उस थ्रेड को। मीजर द लेंथ बिटवीन द नॉट इन द बिगिनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड। तो जो शुरू में हमने गांठ लगाई थी धागे में, वहां से लेके धागे के आखिरी सिरे तक की लंबाई हम मीटर स्केल से नापेंगे। दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन ए बी। और ये धागे की लंबाई हमें लाइन ए बी की, जो कि कर्व्ड है, उसकी लंबाई देगा। वी सी दैट वी नीड अ लॉट ऑफ केयर टू इंश्योर दैट वी आर मेजरिंग डिस्टेंस एंड लेंथ्स करेक्टली। हम देखते हैं कि हमें लंबाई और डिस्टेंसेस को मीज़र करने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है और बहुत केयरफुली उसे करना होता है। एंड वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड डिवाइसेस विथ विच वी मीज़र दीज डिस्टेंसेस एंड कैन कन्वे आर रिजल्ट टू अदर्स। तो डिस्टेंसेस और लेंथ्स को मीज़र करने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स भी चाहिए होती हैं और कुछ स्टैंडर्ड डिवाइसेस भी चाहिए होते हैं, जिससे हम उन्हें नाप सकें और दूसरों को बता सकें। 10.7 मूविंग थिंग्स अराउंड अस। एक्टिविटी 5, थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली। आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचें जिसे आपने अभी अभी देखा है। लिस्ट देम इन टेबल 10.4। उसे टेबल 10.4 में यहाँ लिस्ट करें। स्कूल बैग, मॉस्क्यूटो, अ टेबल, पीपल सिटिंग ऑन द डेस्क्स, पीपल मूविंग अबाउट। तो ये कुछ हो सकते हैं ऑब्जर्वेशन आपके। आपने किसी आदमी को चलते देखा होगा, आपने एक मच्छर देखा होगा, आपने अपना स्कूल बैग देखा होगा, टेबल देखा होगा। मे बी अ बटरफ्लाई, डॉग, काउ, योर हैंड, अ स्मॉल बेबी, अ फिश इन वाटर, अ हाउस, अ फैक्ट्री, अ स्टोन, अ हॉर्स, अ बॉल, अ बैट, अ मूविंग ट्रेन, a swing machine,
अ वॉल क्लॉक और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपने अभी अभी देखी होंगी। मेक योर लिस्ट एज लार्ज एज यू कैन, और ये जो लिस्ट है इसे आप जितना बड़ा चाहें बनाएं। विच ऑफ दीज आर मूविंग, विच आर एट रेस्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट आपने बनाई है जिसे आपने अभी अभी देखा था, उसमें से आइडेंटिफाई करें, पहचानें कि कौन सी चीज़ें चल रही थी और कौन सी रुकी हुई थी। तो यहाँ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन का टेबल है। तो जैसे आपने एक घड़ी देखी, तो घड़ी की सेकंड वाली सुई घूम रही थी, तो आप उसे मूविंग मार्क करेंगे। हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट। तो आप कैसे पता करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रुका हुआ है, चल रहा है या रुका हुआ है। यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम वाइल द टेबल इज एट द सेम प्लेस। आपने नोटिस किया होगा कि चिड़िया एक जगह पे बहुत देर तक नहीं रहती, लेकिन आपका जो टेबल है वो हर समय उसी जगह पे रहता है। On this basis, you may have decided whether an object is at rest or in motion. तो इसी आधार पर आपने ये डिसाइड किया होगा कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में है, रुका हुआ है कि चल रहा है। Let us look at the motion of an ant closely. आइए चींटी में किस तरह मोशन होता है, किस तरह चींटियाँ चलती हैं, उसे देखते हैं। Activity 6. Spread a large sheet of white paper on the ground and keep a little sugar on it. जमीन पे एक उजले कागज को बिछा दें और उस पे थोड़ी चीनी डालें। Ants are likely to be attracted to the sugar and you will find many ants crawling on the sheet of paper soon. तो चीनी को देख के चींटियाँ आकर्षित होंगी और आपको अपने वाइट शीट ऑफ पेपर पे जल्दी ही बहुत सारी चींटियाँ मिलेंगी। For any one ant, try and make a small mark with a pencil near its position when it has just crawled on the sheet of paper. तो किसी एक चींटी के लिए जैसे ही वो पेपर पे चढ़े तो आप उसे एक पेंसिल के मार्क से उसके पाथ को इस तरह डिनोट करें। Keep marking its position after a few seconds as it moves along the sheet of paper. तो वो एक चींटी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको अपने पेंसिल से मार्क बनाते जाना है। After some time, shake the paper free of sugar and the ants. और कुछ देर बाद आप पेपर को झाड़ लें और चींटी और चीनी को पेपर से गिरा दें। Connect the different points you have marked with arrows to show the direction in which the ant was moving. तो चींटी किधर से किधर गई उसे आप इस एरो मार्क से दिखा सकते हैं अपने पेपर पे। Each point you have marked shows where the ant moved to in intervals of a few seconds. तो हर जो एरो आप मार्क करेंगे वो इस बात को दिखाएगा कि कुछ सेकंड बाद चींटी कहाँ से कहाँ मूव करी थी। Motion seems to be some kind of a change in position of an object with time, isn't it? तो मोशन समय के साथ पोजीशन में हुआ चेंज है। In activity 5, where did you place objects like a clock, a sewing machine or an electric fan in your grouping of objects? तो एक्टिविटी 5 में आपने घड़ी को, सिलाई मशीन को और बिजली के पंखे को कहाँ रखा था? आर दीज ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर? क्या ये चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं? नहीं। डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स? क्या आप इसके किसी हिस्से में मूवमेंट देखते हैं? द ब्लेड्स ऑफ द फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, हाउ आर दे मूविंग? पंखे का ब्लेड या फिर घड़ी की सुई किस तरह मूव कर रही थी? इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ अ ट्रेन? तो क्या उनका मूवमेंट एक रेलगाड़ी के मूवमेंट की तरह है? लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप्स ऑफ मोशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस। आइए मोशन के कुछ टाइप्स देखते हैं, कुछ प्रकार देखते हैं ताकि हम इन डिफरेंसेस को समझ सकें। 10.8 Types of motion. You may have observed the motion of a vehicle on a straight road.
आपने रोड पर चलती हुई गाड़ियों के मोशन को देखा होगा। मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड और अ फॉलिंग ऑफ अ स्टोन, तो आपने आर्मी का मार्च पास्ट देखा होगा या फिर एक पत्थर का गिरना देखा होगा। वट काइंड ऑफ मोशन इज दिस, तो ये किस तरह के मोशन है। स्प्रिंटर्स इन अ 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट ट्रैक, तो जो धावक होते हैं, जो दौड़ने वाले लोग हैं, वो 100 मीटर का अगर रेस दौड़ रहे हैं तो वो भी स्ट्रेट ट्रैक पर, सीधे ट्रैक पर दौड़ते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग, तो क्या आप कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स अपने आसपास सोच सकते हैं। In all these examples we see that the objects move along a straight line. इन सभी एग्जाम्पल्स में हम ये देखते हैं कि जो भी चीज़ है वो सीधी लाइन में मूव कर रही है। This type of motion is called rectilinear motion. तो इस तरह के मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो वैसे मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। एक्टिविटी 7, टेक अ स्टोन, टाई अ थ्रेड टू इट एंड whirl it with your hand. एक पत्थर ले, उसमें धागा बांधें और उसे घुमाएं अपने हाथ से। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन, तो वो पत्थर कैसे घूम रहा है उस मोशन को ऑब्जर्व करें। वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, तो हम देखेंगे कि वो जो पत्थर है जिससे आपने धागा बांधा है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, एक गोले पाथ में, एक गोले रास्ते में घूम रहा है। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम, तो ऐसे मोशन में पत्थर से आपके हाथ की दूरी हर समय बराबर रहती है। अगर पत्थर आपके हाथ के चारों ओर गोल गोल घूमेगा तो आपके हाथ से पत्थर की दूरी बराबर रहेगी। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, तो इस तरह के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। 10.13 में सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि पंखा गोल गोल घूम रहा है, तो ये एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। पंखे के ब्लेड पे आप एक पॉइंट अगर मार्क कर दें तो उस पॉइंट का जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाई देमसेल्व्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये बिजली का पंखा या घड़ी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहे, बट द ब्लेड्स ऑफ द फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। पंखा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, लेकिन पंखे का ब्लेड रोटेट कर रहा है, घड़ी की सुई घूम रही है, तो वो लोग सर्कुलर मोशन में हैं। इफ वी मार्क अ पॉइंट anywhere on the blade of a fan or on the hands of a clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate. अगर हम पंखे के ब्लेड पे एक पॉइंट मार्क कर दें तो उस पॉइंट की दूरी पंखे के सेंटर से बराबर रहेगी हर समय। ये सेम चीज क्लॉक के साथ भी होगी। इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम, कुछ केसेस में ऑब्जेक्ट अपना मोशन कुछ समय के बाद रिपीट करता है, जैसे कि पंखे में। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जब ऑब्जेक्ट अपना मोशन कुछ समय के बाद रिपीट करे तो वैसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। टेक द स्टोन विथ अ टाइड स्ट्रिंग दैट यू हैव यूज्ड इन एक्टिविटी 6, वो पत्थर जिस पे धागा बांध के आपने एक्टिविटी 6 में घुमाया था उसे लें। नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट, धागे को अपने हाथ में पकड़ें और पत्थर को लटकने दें। नाउ पुल द स्टोन टू वन साइड विद द अदर हैंड एंड लेट इट गो, एक हाथ से पत्थर को पकड़ें और उसे जाने दें, उसे झूलने दें। दिस इज अ पेंडुलम, तो अभी जो मोशन हो रहा है वो एक पेंडुलम की तरह का मोशन होगा। आपने हाथ से पत्थर को पकड़ रखा है और उसे दूसरे हाथ से खींच के छोड़ दिया तो वो ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, तो वो एक पेंडुलम का मोशन है, जैसे इस घड़ी के पेंडुलम में होता है। समथिंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन विथ एंड समथिंग दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड अबाउट पीरियोडिक मोशन,
तो इसके साथ आप काफ़ी मज़े कर सकते हैं और ये हमें पीरियोडिक मोशन को समझने में भी हेल्प करेगा। मोशन ऑफ ए पेंडुलम, अ ब्रांच ऑफ ए ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन अ स्विंग, string of a guitar or the surface of drums, tabla being played, are all example of periodic motion. बच्चा एक झूले पे झूल रहा है, वो एक पीरियोडिक मोशन है। पेड़ की टहनियाँ आगे पीछे हो रही हैं, वो एक पीरियोडिक मोशन है। गिटार का जो धागा है वो आगे पीछे हो रहा है, वो पीरियोडिक मोशन है। ये घंटी बजती है तब पीरियोडिक मोशन होता है। तबले को जब बजाया जाता है तब इसका सरफेस पीरियोडिक मोशन में ऊपर नीचे होता है। आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ इट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसे हम पीरियोडिक मोशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक समय के बाद ये अपने मोशन को रिपीट करता है। डिड यू ऑब्जर्व अ स्विंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5? क्या एक्टिविटी 5 में आपने स्विंग मशीन को, सिलाई मशीन को ऑब्जर्व किया था? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन्स एट द सेम लोकेशन वाइल इट्स व्हील्स मूव विथ अ सर्कुलर मोशन। आपने देखा होगा कि स्विंग मशीन तो एक ही जगह खड़ा रहता है, लेकिन उसके पहिए घूमते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ निडल दैट मूव्स अप एंड डाउन कंटिन्यूसली as long as the wheel rotates, isn't it? तो जब तक सिलाई मशीन का पहिया घूम रहा होता है, उसकी जो सुई है वो ऊपर नीचे होती है लगातार। This needle is undergoing a periodic motion. तो ये जो निडल ऊपर नीचे होती रहती है वो एक समय के बाद, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद अपने मोशन को रिपीट करती है, इसलिए ये निडल पीरियोडिक मोशन में है। Have you observed closely the motion of a ball on the ground? तो जमीन पे एक बॉल का कैसा मोशन होता है, क्या आपने उसे ऑब्जर्व किया है? Here the ball is rolling on the ground, rotating as well as moving forward on the ground. बॉल जब जमीन पे लुढ़क रहा होता है तो वो घूम भी रहा होता है और आगे भी बढ़ रहा होता है। Thus the ball undergoes a rectilinear motion as well as a rotational motion. तो चूंकि बॉल सीधी लाइन में आगे बढ़ रहा है इसलिए रेक्टिलिनियर मोशन, और बॉल रोटेट भी कर रहा है, घूम भी रहा है, इसलिए रोटेशनल मोशन। तो बॉल में ये दोनों मोशन है। Can you think of other examples where objects undergo combination of different types of motion? तो क्या आप कुछ ऐसे और एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं जहाँ पे एक साथ दो से ज़्यादा तरह के मोशन हो रहे हैं, जैसा कि हमारे बॉल में हो रहा था। We did many measurement activities and discussed some kind of motion. हमने बहुत तरह के मीज़रमेंट एक्टिविटीज़ करी, बहुत चीज़ों को नापा और बहुत तरह के मोशन के बारे में डिस्कस किया। वी सॉ मोशन इज चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। हमने देखा कि मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजिशन में बदलाव आना है समय के साथ। द चेंज इन दिस पोजिशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मीज़रमेंट्स। तो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, इसे हम डिस्टेंस नाप के पता लगा सकते हैं। दिस अलाउज अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज। और ये पता लगाना हमें बताएगा कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा मोशन में है या कितने कम मोशन में है, उसका मोशन कितना फास्ट या कितना स्लो है। द मूवमेंट ऑफ अ स्मॉल स्नेल ऑन द ग्राउंड, अ बटरफ्लाई flittering from flower to flower, a river flowing along a clear rounded pebbles, an aeroplane flying high up in the air making jet trails, moon going around the earth, blood flowing inside our bodies, there is motion everywhere around us. तो ये मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स थे, जैसे कि तितली एक फूल से दूसरे फूल पे जा रही है, नदी बह रही है, हवाई जहाज उड़ रहा है, चांद धरती का चक्कर लगा रहा है, हमारे शरीर में ब्लड फ्लो हो रहा है, खून बह रहा है हमारे शरीर के अंदर। तो ये सभी मोशन के एग्जाम्पल हैं जो हमारे आसपास हो रहे हैं। तो ये ख़त्म होता है आपका चैप्टर 10। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप इसे एक बार और देखें।
और अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो आप कमेंट में लिखें, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो आज इतना ही रखते हैं। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।